हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोइनीज बायो बुक। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अब से बॉटनी ऑनर्स की जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके ऊपर बेस करके कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आप लोगों के सामने लाऊंगी ताकि आप लोगों की लर्निंग थोड़ा इजी हो। क्योंकि होता क्या है, जब आप लोग स्कूल एजुकेशन से बाहर निकल के कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप अपनी ग्रेजुएशन में आगे बढ़ते हो, तो होता क्या है उस सब्जेक्ट, एक तो अगर आप बंगाली मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, या फिर कोई भी रीजनल मीडियम से हो, रीजनल लैंग्वेज आपकी मीडियम रही हो, तो वहां से आपको इंग्लिश में स्विच ऑन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली फॉर साइंस, तो आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो बॉटनी को आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, और क्या होता है, हम कुछ टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी में। क्या होता है कि सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, एग्जैक्ट टॉपिक्स के अंदर हम चले जाते हैं एंड वी लेफ्ट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं। उस सब्जेक्ट को समझना, उस सब्जेक्ट की कुछ बेसिक्स को एकदम, जैसे कि आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो प्लांट फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सारे टर्म्स आपको आनी चाहिए। इन सारे टर्म्स को आपका समझना जरूरी है, क्योंकि आपके जो टीचर्स होंगे वो इन टर्म्स को यूज करेंगे। आपकी किताबों में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, तो बेसिक आपको बॉटनी क्या है, बॉटनी के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पहले समझना जरूरी हो जाता है। तो इसी वजह से माय फर्स्ट वीडियो इज बेस्ड ऑन बॉटनी इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कि बॉटनी क्या है, बॉटनी के अंदर आप लोगों को क्या क्या वो चीजें हैं जो पढ़नी पड़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए, सबसे पहले आप बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तो यू हैव टू नो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, और क्यों हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये चीजें आपको कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप चीजों को थोड़े थोड़े समझने लगोगे तो आपके सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ग्रो करेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट मैं अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, इन सब्जेक्ट्स में मैं मास्टर कर सकती हूँ। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को छोड़कर पर्टिकुलर एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स में सबसे पहले अगर आप वही पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको वो अनरिलेटेड लगेगा स्कूल एजुकेशन से ग्रेजुएशन। तो इसीलिए एक ब्रिज की तरह होता है इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल को हम क्यों फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी के बारे में फिलोसॉफीज बहुत थे, एरिस्टोटल एक फिलोसॉफर भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जिंदगी के बारे में सिस्टेमेटिक स्टडी किए थे। सिस्टेमेटिक स्टडी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम उन्होंने फॉलो किया था। वो उन्होंने पहले सोचा था कि ये जो लिविंग एंटिटीज है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को सोचना भी उन वक्त पर एक बहुत बड़ी बात थी। आज के जमाने के साथ हम उस वक्त को रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब बायोलॉजी का कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ था। तो Aristotle was the first one to do the study of life, to observe the living entities, and he also classified the organisms, and that observation was detailed. ऐसा नहीं कि बस अच्छा ठीक है, इसका एक पत्ता है, इस प्लांट का एक पत्ता है, इस प्लांट का एक पत्ता, ऐसा नहीं है। ऐसा छोटी छोटी चीजें उन्होंने नोट डाउन भी किए थे, ठीक है ना। और इस वजह से हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और उनका जो मेन फोकस था वो बॉटनी नहीं था, वो था जूलॉजी। तो इस वजह से हम उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी का सेम नाम है एरिस्टोटल, क्योंकि सबसे पहले जूलॉजी का स्टडी हुआ था। ऐसा ही होता है, आप सबसे पहले एनिमल से अट्रैक्टेड होते हो, प्लांट से हम बहुत कम अट्रैक्टेड होते हैं। जो चलती फिरती चीजें होती है, एनिमल्स होते हैं, जो वही हमें लगता है कि एनिमल्स ही तो लिविंग एंटिटी है। प्लांट्स को उस वक्त एक ऑर्गेनिज्म सोचा ही नहीं गया था। तो बॉटनी का स्टडी बाद में हुआ, पहले जूलॉजी का स्टडी हुआ था। अब बॉटनी पढ़ रहे हो तो बॉटनी का फादर कौन है ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो उनका नाम है
थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन थे? थियोफ्रास्टस वाज स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। उन्होंने अपना फोकस सेट किया था पेड़ पौधों पर, बॉटनी का शुरुआत उन्होंने किया था। सो एरिस्टोटल ने बायोलॉजी का शुरुआत किया और एनिमल स्टडीज में अपना फोकस रखा, और उनका जो शिष्य थे थियोफ्रास्टस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फोकस को बॉटनी यानी प्लांट पेड़ पौधों पर फोकस किया उन्होंने। So he is called the father of botany and he did the first scientific study of plant. Scientific study का मतलब क्या होता है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके ऊपर बेस करके हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुझे कुछ लग रहा है कि ये ऐसे हुआ था तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया। दिस इज नॉट साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसके ऊपर बेस करके उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन किया, और प्लांट्स के बारे में उन्होंने एक अपनी बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटनम, और उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किए थे प्लांट की, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस, एंड ही डिस्क्राइब्ड 500 प्लांट्स इन दिस बुक। तो ये था बॉटनी और बायोलॉजी का बेसिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Characteristics of plants. So botany is the scientific study of plants, the branch of science that deals with the study of plants. तो प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्लांट्स के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स पे एक ऑर्गेनिज्म होगा तो वो भी रिस्पायर करेगा, वो भी एक्सक्रीट करेगा, उनके अंदर उसके अंदर भी एक सर्कुलेशन का प्रोसीड्यूर होगा। तो ये सारी चीजें तो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको ही बस मैंने नोट डाउन किया है। सी द फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, breaking down of materials, formation of materials. That is why they are living. Without metabolism, no any organism can survive. Metabolism तरह तरह के होते हैं, लेकिन metabolism होना जरूरी है। Second is growth. Definitely we can see the growth. Cellular structure, यानी एक सेल होगा। हमने पढ़ा है, आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन में ये जाना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जहां पर लाइफ होगा वहां पर सेल तो होना ही पड़ेगा। लाइफ साइकिल, जैसे कि एनिमल्स की बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट के बाद उसकी एक एजिंग का प्रोसेस आता है, फिर उसका डेथ होता है। नो एनी एनिमल इज इमॉर्टल। The same goes for the plants. प्लांट्स की भी बर्थ होता है, उसका भी ग्रोथ होता है, उसका भी मैच्योरिटी आता है, फिर वो रिप्रोडक्शन करता है, नए जनरेशन्स आते हैं, और फिर उसका भी एक एजिंग जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं वो आता है, और फिर प्लांट्स ऑल्सो डाई। प्लांट्स पे इमॉर्टल नहीं होते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो हमें प्लांट्स में मिलेगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल आर कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। एक्सक्रीशन, मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन किसे कहते हैं? जब हम एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट तो हम ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं ना, तो दिस इज मूवमेंट जो कि प्लांट्स में होता है। आप देख सकते हो कि आपने एक प्लांट पॉट को सनलाइट की तरफ रखा तो वो सनलाइट की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। दिस इज मूवमेंट। ग्रोथ भी एक मूवमेंट ही है प्लांट्स में। अडेप्टेबिलिटी, आपने कैक्टस देखा ही होगा। कहाँ पर ग्रो करते हैं कैक्टस? सैंडी सॉइल में, जहां पर बहुत ही स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो, यानी पानी बहुत ही कम हो। तो ये उसका एडेप्टिव एबिलिटी ही है जो उसको वहां पर सर्वाइवल के लिए रेडी करता है। ठीक वैसे ही आप पाइन्स देखो, एल्पाइन फॉरेस्ट में, वहां पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर, उसका जो लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज आल्सो एडेप्टिव फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट टू सर्वाइव इन दैट रीजन। सो एडेप्टेबिलिटी तो जरूरी है प्लांट्स के लिए भी। सेंसिटिविटी, प्लांट्स आर सेंसिटिव टू द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये हम सबसे ज्यादा देखते हैं लाइकेंस में। दैट इज वाई लाइकेंस या फिर मॉस में भी हम देखते हैं। उनको हम पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि स्लाइट चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर को भी वो लोग उसमें भी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ऑल प्लांट्स आर सेंसिटिव टू द चेंज, बट लाइकेंस और मॉस आर लिटिल बिट मोर। अब चलिए ब्रांचेस ऑफ बॉटनी जानते हैं। अब बॉटनी आप पढ़ रहे हो तो बॉटनी की क्या क्या ब्रांचेस है ये आपको जानना जरूरी है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद इन ब्रांचेस पर मास्टरी करनी होगी, ये वजह नहीं है।
आपकी ग्रेजुएशन के सिलेबस के अंदर ही ये सारे ब्रांचेस आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ, 100% नहीं, लेकिन हर नॉमेनक्लेचर आपको जानना पड़ेगा ब्रांचेस। जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग का कुछ पोर्शन होगा, इकोलॉजी का कुछ पोर्शन होगा, तो ये चीजें, ये टर्म्स के साथ आपको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी चलिए, इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है इन टर्मिनोलॉजीज के साथ। फर्स्ट टर्म है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब आपको टीचर बोलेंगे कि आज हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप क्या समझोगे? मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? कोई भी प्लांट का स्ट्रक्चर जब आप बाहर से देखते हो, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लांट, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी स्पेसिफिक, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी जो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है। एनाटॉमी, जस्ट द ऑपोजिट, द इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आपको डाइसेक्ट करके देखना पड़ेगा, जो कि आप अंदर का स्ट्रक्चर हो सकता है, आपको बाहर से नहीं दिखेगा, दैट इज एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होता है? अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, जो मैंने अभी बोला, वो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसीड्यूर्स चलते हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इन सारी चीजों की स्टडी जो ब्रांच में हम करते हैं, या फिर इन सारी चीजों की स्टडी को हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, आपको पता ही होगा ये टर्म। हिस्टोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी or the branch of biology that deals with the classification of organisms. इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, उन सबको क्लासिफाई करना तो जरूरी है, और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको एक नाम देना होगा, फिर उसको क्लासिफिकेशन में जाना होगा। तो ये सारे जो प्रोसीड्यूर है, इनके बारे में हम टैक्सोनॉमी में बात करते हैं। जेनेटिक्स, नाम में ही जिन है, तो जेनेटिक कंपोजिशन के बारे में हम बात करेंगे जेनेटिक्स में। फिर आता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? जब ये जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको हम मैनिपुलेट करके हम प्लांट की ब्रीडिंग करवाते हैं। ब्रीडिंग यानी उनकी क्रॉस, पॉलिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, फिर उनसे एक न्यू स्पीशीज, ये जो प्लांट्स की ब्रीडिंग कराना, उनके बारे में हम बात करते हैं। देन कम्स इकोलॉजी। इकोलॉजी का नाम में ही है इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या? जिनमें हम रह रहे हैं, all the biological entities along with the abiotic factors present around us consist ecosystem, the study of the relationship of organisms with the environment, उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। प्लांट जियोग्राफी यानी प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन। इस अर्थ में बहुत क्लाइमेटिक रीजन्स है, क्लाइमेट्स के ऊपर बेस करके बहुत सारे बायोम्स है, तो उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं प्लांट्स के, दैट इज प्लांट जियोग्राफी। पैलियोबॉटनी, व्हाट इज पैलियोबॉटनी? इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, जो पहले थे, जो अब फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, उनके बारे में पढ़ना, दैट इज पैलियोबॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिकल बेनिफिशियल जो प्लांट है, इकोनॉमिकली जो जिनसे हमको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हो गया, कोई भी आप नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स भी ले लो, हनी ले लो, कुछ भी, वैक्स ले लो, तो इन सारी चीज़ों, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्लांट अल्कलॉइड से जो प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक बॉटनी में बात करते हैं। माइकोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ फंगी। फंगी, जो मशरूम्स जानते हो ना आपको, मशरूम्स, उन मशरूम्स क्या होता है? वो मशरूम फंजाई की बॉडी का एक पार्ट होता है, फ्रूट बॉडी कहते हैं उसे। उसका जो मेन बॉडी है ना, वो अंडरग्राउंड रहता है, और उसका एक फ्रूट बॉडी, फ्रूट की तरह जो होता है, जहाँ से सारे स्पोर्स निकलते हैं, वो होता है मशरूम। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। तो फंजाई के बारे में, फंगस इन सिंगुलर फॉर्म, फंजाई इन प्लूरल फॉर्म, तो फंजाई के बारे में हम बात करेंगे माइकोलॉजी में। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ही एल्गी, फंगी, ये सारी चीजें हैं, तो इन टर्म्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दैट्स ऑल। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो प्लांट पैथोलॉजी का क्या मतलब है? प्लांट को भी तो डिजीज होते हैं ना, सिर्फ हमको थोड़ा ही होता है, प्लांट भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो प्लांट्स की डिजीज कैसे हो रहे हैं, प्लांट की डिजीज कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है, या फिर कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो भी वजह हो ना डिजीज के, उनके बारे में हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, एंड उसके रेमेडीज भी ऑफ कोर्स। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायो से जब वो एक फुल प्लांट बनता है, तो ये जो प्रोसीड्यूर होता है डेवलपमेंट का, दैट इज डिस्कस्ड अंडर एम्ब्रायोलॉजी।
फिर आता है बायोफिजिक्स, कुछ मैकेनिज्म्स सारे बायोलॉजिकल एंटिटी की बॉडीज में होते हैं जो कि फिजिक्स के कुछ रूल्स के ऊपर बेस करके हम पढ़ते हैं, तो उन सारी चीजों को हम बायोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज व्हाट यू हैव इन योर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, वी हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप, दैट इज व्हाई दे आर माइक्रोस्कोपिक organism and that is why the study of them are called microbiology. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में है उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करना। बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल उनके स्ट्रक्चर फंक्शन को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यानी जो केमिकल प्रोसीड्यूर्स चलते हैं, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, कौन सी केमिस्ट्री का प्रोसेस इनमें होता है, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोमेट्रिक्स, ये एक एनालाइजिंग पोर्शन है जिनमें कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, चाहे वो ब्रीडिंग के ऊपर हो या कुछ और। तो कैलकुलेटिव जो ब्रांच है जिनमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज बायोमेट्रिक्स। पैलिनोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन तो आप जानते ही होंगे, पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरने से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन दैट इज पोलन ग्रेन, उनके बारे में स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी में, दैट इज पैलिनोलॉजी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, क्योंकि पोलेंस के अंदर बहुत ऐसी चीजें होती है, बहुत ऐसे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके, जो आपको अमेज करेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं जेनेटिकल कैरेक्टर्स को और कुछ न्यू स्पीशीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजिकल चीजें जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम में, दैट इज स्टडीड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। हॉर्टिकल्चर होता है गार्डनिंग, तो गार्डनिंग प्रैक्टिसेस के बारे में आपको सिखाया जाता है हॉर्टिकल्चर में। फॉरेस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फार्माकोग्नोसी, फार्मा नाम से आपको पता चल रहा होगा, जो ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन ड्रग्स के बारे में स्टडी, उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोसीड्यूर, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, दैट इज स्टडीड अंडर फार्माकोग्नोसी। अब कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो प्लीज गो एंड रिवाइज देम, जो कि किंगडम, डिविजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ये होता है ऑर्डर क्लासिफिकेशन का। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशंस कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ आप पढ़ेंगे आगे जाकर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, यानी होल बायोलॉजिकल वर्ल्ड को हम किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। टू किंगडम्स में नॉर्मली प्लांटिया और एनिमलिया होता है, एक प्लांट का हो गया, एक एनिमल का हो गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दो तीन लोगों ने दिए, उनमें से एक अर्नस्ट हैकेल है जिन्होंने प्लांटिया और एनिमलिया के साथ साथ एक प्रोटिस्टा का किंगडम दिया था। कार्ल लूज थे जिन्होंने यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एनिमलिया, ऐसे कुछ यूकैरिया ऐसे क्लासिफाई किए थे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किए होंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशंस उन्हीं में आते हैं और इनके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो बेंथम एंड हुकर्स का क्लासिफिकेशन है, दिस इज अ जनरल क्लासिफिकेशन दैट इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट द ऑल हार्बेरिया इन द वर्ल्ड। तो हार्बेरिया क्या होता है, जहां पर ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स को हम रखते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स जहां पर हम लिविंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को रखते हैं, तो वहां पर जो क्लासिफिकेशंस फॉलो किए जाते हैं वो होते हैं बेंथम हुकर्स की क्लासिफिकेशंस मोस्टली। तो बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन एक जनरल इजी क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, स्पेशली प्लांट किंगडम का। ये बायोलॉजी का नहीं, मतलब टोटल बायोलॉजिकल वर्ल्ड का नहीं, बॉटनी का ही हिस्सा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर जर्नी टू द ग्रेजुएशन, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है ना। तो सारे प्लांट्स को दो सब किंगडम्स, किंगडम तो हो गया प्लांट ही, तो किंगडम के अंदर क्या आएगा, सब किंगडम आएगा। तो सब किंगडम दो होते हैं, total plants are divided into two subkingdoms. One is named as Cryptogamia. You have to remember the name, मतलब मैं बोल दे रही हूँ. The second is Phanerogamia. Phanero से आप याद रखना, Phanerogamia means flower. एक फ एक फ, similar. तो Phanerogamia means flower.
एंड क्रिप्टोगैमिया नॉन फ्लावर। तो सारे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको हम रखते हैं क्रिप्टोगैमिया में, सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनको हम रखते हैं फैनोगैमिया में। आई थिंक आई एम क्लियर। बस इतना ही याद रखो अभी तक। अब सब किंगडम की बात क्या आएगा, डिविजन आएगा, क्योंकि किंगडम का नेक्स्ट हायरार्की क्या होता है, डिविजन होता है। तो क्रिप्टोगैमिया के अंदर डिविजन है तीन। एक है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी जिन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बॉडी एक थैलस लाइक होता है, जिनमें अलग से रूट स्टेम लीव्स ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम थैलस लाइक फ्लैटेंड बॉडी जैसा होता है, उनको हम रखते हैं थैलोफाइटा में। देन कम्स ब्रायोफाइटा, जिनमें हम मॉसेस को देखते हैं मोस्टली, एंड देन कम्स टेरिडोफाइटा। फॉर योर इज आई एम टेलिंग मॉसेस आर अंडर ब्रायोफाइटा एंड फर्न्स आर अंडर टेरिडोफाइटा। आगे जाके आप और डिटेल जानेंगे। थैलोफाइटा के अंदर क्या आएगा, जो थैलस लाइक बॉडी मैंने अभी बोले ना, तो वो क्या क्या होता है, एल्गी एक होता है सब डिविजन, फंगी, बैक्टीरिया, लाइकेन, ये चार जो है जिनके कोई अलग से रूट स्टेम लीव्स हमको देखने में नहीं मिलता है, तो वो जाता है थैलोफाइटा डिविजन के अंदर। तो डिविजन के अंदर यानी सब डिविजन, एल्गी जो ऑटोफाइट्स है, खुद अपनी क्लोरोफिल से अपना खाना खुद बनाते हैं, फंजाई जो हेटेरोफाइट्स है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, बैक्टीरिया तो मोस्टली सैप्रोफाइटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। लाइकेंस के बारे में तो मैंने अभी जिक्र किया, लाइकेंस एक बहुत ही खूबसूरत चीज है नेचर का, जो एक कम्बिनेशन होता है एल्गी और फंजी का। So that is symbiotic association of algae and fungi, that is also thallus-like structure, तो इनको भी हम थैलोफाइटा में रखते हैं। अब जो क्रिप्टोगैमिया का पार्ट खत्म हो गया, फैनेरोगैमिया में जो डिविजन्स आते हैं वो क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स यानी जो पाइन, यानी जो नेकेड सीडेड प्लांट्स है, और एंजियोस्पर्म्स यानी जिनके फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। वी कैन सी द फ्रूट्स एंड इनसाइड द फ्रूट देयर इज द सीड, सो दे आर नॉट नेकेड सीडेड, द सीड इज कवर्ड। सो बस यही कुछ बेसिक चीजें हैं, और इन टर्म्स के बारे में आपको पता ही होगा। ऑटोफाइट, ऑटोट्रॉप यानी जो खुद फोटोसिंथेसिस करता है या फिर केमिकल प्रोसेस से खुद अपना खाना बनाता है, फोटोट्रॉप, कीमोट्रॉप। हेटेरोफाइट, हेटेरोट्रॉप जो डिपेंडेंट होता है, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, इंसेक्टिवोरस भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक यानी जो डेड डिकेइंग मैटर से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, और उनके भी कुछ क्लासिफिकेशंस है। हॉलो पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। हॉलो मीन्स it's totally dependent, it's total full parasite, and partial means sometimes it behave as parasite and sometimes not. There is another term epiphyte, जो कि ऑर्किड्स होते हैं, कुछ और भी होते हैं प्लांट्स ऐसे, जो कि सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए किसी और प्लांट के ऊपर वो अटैच्ड रहते हैं, वो न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो मैकेनिकली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है। तो बस आज के लिए इतना ही। बॉटनी का सिलेबस एक बार देख लीजिए। आप लोगों की जो T1 यानी थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उनमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजी, ये सारी चीजें हैं। तो इनके बारे में हम आगे चल के धीरे धीरे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग माइक्रोबियल डाइवर्सिटी टू यू, एंड इफ पॉसिबल वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। So thank you for your patience. Thank you for watching my video. अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद हुई है तो please let me know through your like and subscription, and also comment if you want something more. If you have any confusion, I will be clearing your doubt in the next session. Thank you for watching.